जो हमारे बीच गेस्ट उपस्थित है वो कोई परिचय के मोहताज नहीं, वो उनका जहां भी विजिट रहा वो अपने छवि के दौरान एक सब पे कहते ना छाप सा छोड़ाते हैं। तो इसी दौरान आज हमारे जो बीच जो गेस्ट उपस्थित है वो डॉक्टर विनीत लाल सर, जो कि नालंदा कॉलेज के भी वर्तमान में राजनीतिक शास्त्र के एचओडी है। तो आइए वेलकम करते हैं सर। सर आपने बहुत सारे ऐसे जर्नी फेस किए, तो शुरुआत से लेके लास्ट तक, जैसे कॉलेज लाइफ, आपने बहुत सारे अदर स्टेट यूनिवर्सिटीज को भी विजिट किया। तो मैं चाहूंगा कि आप शुरुआत से जो भी जर्नी फेस करके आप यहाँ तक आए तो प्लीज आप उसे डिस्क्राइब करें। सबसे पहले नमस्कार सभी को, और व्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने इस चैनल पे मुझे आज कुछ अपनी बातें शेयर करने का मौका दिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जर्नी के बारे में मैं बताऊं तो शुरुआत में मैं तो यहीं पढ़ाई किया, एयर एकेडमी जो है सदर आलम मेमोरियल स्कूल, वहाँ से 10वीं तक पढ़ाई की। और उसके बाद क्योंकि शुरू से ही लक्ष्य था कि हायर एजुकेशन की तरफ जाए, इसलिए मैं इंटर में पटना गया, पटना कॉलेज में पढ़ाई किया। पटना कॉलेज आपको पता होगा कि आर्ट्स के लिए अभी तक सबसे बेहतर इंस्टीट्यूट माना जाता है और बिहार का सबसे पुराना कॉलेज भी है। बिहार का ही नहीं बल्कि देश का भी चुनिंदा इंस्टीट्यूशन है उसका नाम आता है। उस समय पटना विश्वविद्यालय में इंटर की पढ़ाई होती थी। उसके बाद 2 सालों के बाद पटना यूनिवर्सिटी में इंटर की पढ़ाई बंद कर दी गई। और उसके बाद कि मुझे हायर एजुकेशन में जाना था तो मैं दिल्ली की तरफ रुख किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने बीए के लिए एप्लीकेशन दिया और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ बीए ऑनर्स में। अभी कॉलेज है एआरएसटी कॉलेज, आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज, टॉप 10 रैंकिंग में आता है। आप रैंकिंग में नए पर बाकी देखेंगे तो उसमें 4, 5, 6, 7 पूरे इंडिया में उसका नाम आता है। वहाँ से मैंने बीए की पढ़ाई की पॉलिटिकल साइंस में, और उसके बाद मास्टर्स के लिए फिर जेएनयू मेरे लिए ऑप्शंस था। निश्चित रूप से सभी को मन होता है कि जेएनयू में पढ़ाई करने का, हायर एजुकेशन का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूशन है, और वहाँ पे मेरा क्लियर हुआ। और वहाँ पे 2 तरीके के ऑप्शंस थे, पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशन में परस्यू करने का। इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिटिकल साइंस से ही मिलता जुलता है, लेकिन मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट इंटरनेशनल रिलेशन में था, इसलिए मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस अपना वो दिया था और वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ जेएनयू में। एमए करने के बाद वहाँ से ही मैंने फिर एमफिल की पढ़ाई की। 2 साल का एमफिल का प्रोग्राम होता है, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। और एमए की पढ़ाई करते हुए ही 3rd सेमेस्टर में एक यूजीसी का एग्ज़ाम होता है, जिसको यूजीसी नेट कहते हैं, जो कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है कि किसी भी कॉलेज और विश्वविद्यालय में आप पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए वह टेस्ट को पास करना जरूरी होता है। उसकी मैंने 3rd सेमेस्टर में ही एग्ज़ाम दिया और 3rd सेमेस्टर में ही मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। और उस समय का मैं वन ऑफ द यंगेस्ट पर्सन था जिसको कि जीआरएफ मिला कि नेट में जो टॉप रैंकर्स होते हैं अलग अलग विषयों के, उनको जूनियर रिसर्च फेलोशिप सरकार देती है। वो होता है कि जो पीएचडी करना चाहते हैं या एमफिल करना चाहते हैं, मतलब बेसिकली रिसर्च करना चाहते हैं, तो उनको सरकार जो है वो स्टाइपेंड देती है, फेलोशिप देती है, और वो एक अच्छा फेलोशिप होता है देती है। तो उसमें मैंने 3rd सेमेस्टर में ही क्लियर कर लिया था, जबकि 6 महीने मेरा बाकी था, तो वो एक अच्छा मौका था। और 6 महीने के बाद मेरा एमए कोर्स कंप्लीट हुआ। फिर मेरा मन थोड़ा सा डेविएट किया, मैंने परस्यू नहीं किया एमफिल, जब बावजूद इसका मेरे पास जीआरएफ था। फिर मैंने लॉ में एडमिशन लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो एक सीएलसी है, कैंपस लॉ सेंटर, इंडिया का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है। 3 साल वाला जो कोर्स होता है लॉ में, 2 तरह के कोर्स होते हैं, एक 5 साल का कोर्स बीएलएलबी होता है और एक 3 साल का कोर्स एलएलबी का होता है, जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है। मेरा एडमिशन फिर कैंपस लॉ सेंटर में हुआ। 1 साल मैंने वहाँ पढ़ाई की। मैंने पढ़ाई नहीं की, बेसिकली एडमिशन सिर्फ लिया था, उसको भी ड्रॉप किया। फिर ड्रॉप करने के बाद
1 साल के बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में ईस्ट एशियन स्टडीज़ में मैंने एडमिशन लिया और वहाँ पे भी मैंने उसको कंप्लीट नहीं किया क्योंकि उस समय फिर मेरा मन थोड़ा सा सिविल सर्विसेज की तरफ जा रहा था, तो उसको भी मैंने कंप्लीट नहीं किया। सिविल सर्विसेज की कोचिंग वगैरह सब कर रहा था, हालांकि सिविल सर्विसेज के लिए मैं फोकस होकर कभी तैयारी अच्छे से नहीं कर पाया और फिर मेरा मन करने लगा कि अब JNU वापस चला जाए, इसलिए मैंने 2012 में फिर से JNU की तरफ रुख किया और JNU से मैंने फिर पूरा किया 2014 में और फिर PhD 2014 से लेकर 19 में। उसी के बीच में बहुत सारा मौका मिला मुझे बाहर जाने का, क्योंकि मेरा जो रिसर्च एरिया था जिसमें मैं काम कर रहा था वो साउथ ईस्ट एशिया पे था, जो कि बेसिकली आसियान कंट्रीज़ हैं, 10 कंट्रीज़, उनका रिलेशंस भारत के साथ कैसा है उसका एक अध्ययन करने का मौका मिला और उसके लिए भारत सरकार की तरफ से ही मैंने 2 बार फील्ड विजिट किया। एक बार मुझे लंदन और स्कॉटलैंड जाने का मौका मिला कॉन्फ्रेंस में, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वर्ल्ड का जो टॉप यूनिवर्सिटी है वहाँ पे मैंने बिल्कुल प्रेजेंट किया सरकार के द्वारा दिए गए पैसे से। मैंने वहाँ पे जो गया वो अपना पैसा खर्च करके नहीं गया, पूरा भारत सरकार का ही उसमें पैसा था। ICCR बॉडी होती है वो कुछ लोगों को भेजती है और उस दौरान ही PhD में चूँकि मेरा इंडोनेशिया था जो कि मैं रिसर्च एरिया गया था, तो वहाँ पे रिसर्च करने के लिए मुझे 15 दिनों का वहाँ पे रहने का पूरा खर्च फिर से भारत सरकार ने दिया और 3 कंट्री का मैंने विजिट किया 5-5 दिन के लिए, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर। और तीनों ही कंट्री का जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक इंडोनेशिया में जो यूनिवर्सिटीज़ है, मलेशिया का एक बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, मलेशिया, सिंगापुर का 2 यूनिवर्सिटी जो टॉप 10 का वर्ल्ड में आता है, नामयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और एक सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी, दोनों यूनिवर्सिटी में वहाँ पे विजिट भी किया, रहा भी और बहुत सारे जो फैकल्टीज थे उनसे इंटरेक्शन किया और साथ ही साथ वहाँ के जो डिप्लोमेट्स थे उनके साथ भी इंटरव्यूज हुए। और इस तरीके से मैंने अपना रिसर्च पूरा किया 2019 में और 2019 से पहले ही मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिला पढ़ाने का। जब मैं PhD कर रहा था उसी समय PhD फर्स्ट ईयर में ही दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में मैंने पढ़ाया। 3 कॉलेज में ऐसे मैंने भारती कॉलेज, एक लक्ष्मी बाई कॉलेज और एक कार्गी कॉलेज, तीनों ही बहुत अच्छा कॉलेज है और तीनों में कॉमन ये है कि तीनों ही गर्ल्स कॉलेज है। तीनों ही गर्ल्स कॉलेज में मुझे पढ़ाने का मौका मिला और इसी दौरान बिहार का BPSC में वैकेंसीज आई थी असिस्टेंट प्रोफेसर का और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। और जब सिलेक्शन हुआ तो एक ऐसी स्थिति थी कि दिल्ली छोड़ना है या दिल्ली नहीं छोड़ना है, क्योंकि लंबे समय तक मैं दिल्ली में रहा था, तो दिल्ली छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी बिहार जाने का भी एक वो था कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई बिहार की नौकरी है, अच्छी है, आपको अपनी जगह पर सर्व करने का मौका मिल रहा है। फिर मैंने काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट किया और कोइंसिडेंटली मुझे नालंदा कॉलेज ही मिल गया, जो कि मेरे घर से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर ही है। मैं इसी कॉलेज में खेलता था बचपन में और इस कॉलेज में मुझे जब पढ़ाने का मौका मिला तो फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है, कुछ दिनों के लिए मैं पढ़ाता हूँ, बाकी के बाद में देखा जाएगा। इसलिए मैं 2019 नवंबर में 9 नवंबर 2019 को मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया, 4 साल वहाँ पर पढ़ाने के बाद। और फिर अगले साल 2020 में मेरी PhD का डिग्री कंप्लीट होकर मुझे मिला, जो कि एक कन्वोकेशन होता है, दीक्षांत समारोह होता है, उसमें राष्ट्रपति के द्वारा वो कन्वोकेशन के बाद मुझे PhD की डिग्री मिली। और अभी तक मैं फिर नालंदा कॉलेज में अभी लगभग 4 साल से पढ़ा रहा हूँ। और पढ़ाने के साथ साथ जब यहाँ पर मैं आया तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे लगा कि इसको बदला जा सकता है। और शुरुआत में कुछ बहुत अच्छे बच्चे भी मिले मुझे, BA के कुछ ऐसे बच्चे थे, मास्टर्स के कुछ ऐसे बच्चे थे जिसने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि यह ऐसा डिपार्टमेंट था जहाँ पे 8 साल से कोई टीचर्स नहीं थे, 8 साल से डिपार्टमेंट बंद था। जो भी आप डिपार्टमेंट जाते हो उस डिपार्टमेंट में कोई शिक्षक 2012 के बाद नहीं था। 2019 में 8 साल के बाद 2 टीचर यहाँ पर आए और उसके बाद से हम लोग लगातार कोशिश किए बच्चों को एक्टिवेट कैसे किया जाए। बच्चों में जो एक ऐसा भावना आ गया है कि कॉलेजेस नहीं जाना है, कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, उसको कैसे दूर किया जाए। और साथ ही साथ टीचिंग के अलावे जो एक्टिविटीज़ होते हैं, एक्स्ट्रा
करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, उससे रिलेट करके बच्चों को कैसे पढ़ाई से जोड़ा जाए, इसके लिए हम लोगों ने लगातार कोशिश किया। और यहाँ के जो बच्चे बहुत टैलेंटेड बच्चे थे, बहुत ही एक कह सकते हो कि बहुत एक पैशन वाले जो बच्चे थे, उन्होंने सपोर्ट किया। और जितने भी हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया उसमें उनकी भागीदारी बहुत ही अच्छी रही। और इस कारण से लगातार हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स कराते हुए चले गए। और 4 साल के बाद मैं देखता हूँ अपने पीछे तो लगता है कि हाँ, कहाँ से हम लोग शुरू किए थे और आज ऐसा हो गया है कि पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का नाम पूरे कॉलेज में आप देखते हो कि एक अच्छे तरीके से लिया जाता है। सभी लोग आपसे मिलेंगे तो सब लोग अच्छा पॉलिटिकल साइंस के हो, तो मतलब लगता है कि हाँ, हम लोगों ने कुछ अचीव किया है, कुछ अच्छा किया है। हाँ, केवल कॉलेज में नहीं था, यहाँ से में भी ट्रेवल करोगे, कहीं घूमोगे तो पॉलिटिकल साइंस का नाम है। जो भी जानते हैं पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, उनको लगता है कि हाँ, पॉलिटिकल साइंस का अगर बच्चा है तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हो रही है। इसके अलावा भी अगर विश्वविद्यालय लेवल पर भी अगर आप जाओगे तो पॉलिटिकल साइंस का अगर नाम होगा तो निश्चित रूप से इस विभाग को एक अलग तरीके से देखा जाता है। तो इसका बहुत बड़ा कारण है कि आप लोगों ने सपोर्ट किया, मतलब कि हम लोगों ने इस तरीके से इनिशिएटिव लेना शुरू किया, उसमें हम लोग काफ़ी सफल रहे। तो इस तरीके से हमारा एक अभी तक का एक जर्नी रहा है, जिसको हम कह सकते हैं बहुत संघर्ष वाली ज़िंदगी तो नहीं है, ऐसा कर सकते, बहुत स्ट्रगल तो नहीं रहा। एक होता है ना कि हाँ, कहानियाँ जो सुनाई जाती है फिल्मों में कि हाँ, स्ट्रगल करके 6 किलोमीटर पैदल चल के पढ़ाई किया, नदी पार करके पढ़ाई किया और पैसे नहीं थे, तंगी था, ऐसे स्थिति हमारे साथ कभी भी नहीं रहा। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ठीक स्थिति थी, परिवार ने भी बहुत सपोर्ट किया। जितना भी पढ़ाई करना था उतनी पढ़ाई किया, वैसे किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं हुआ। जो इच्छा था उसको हम लोगों ने पूरा करने का हमेशा ही वो हुआ भी। और अगर एक्स्ट्रा करिकुलर की थोड़ा सा मैं बात करूँ तो बचपन से ही मेरा थोड़ा सा इस तरफ झुकाव रहा था। मतलब मैं यहाँ पे पढ़ाई करता था 5वीं 6वीं क्लास में एयर अकेडमी या उससे पहले स्कूल्स में, तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके का आपका नज़दीक होता है कि मुझे जानकारी नहीं है। बहुत ट्रैक क्लब और इस तरीके की प्रतियोगिताएं बहुत आयोजित करते थे हम लोग स्कूली लेवल पे, और मैं हमेशा सभी जगह पार्टिसिपेट करता था क्यूज कंपटीशन में। और क्यूज कंपटीशन में मैं हमेशा फर्स्ट लाता था पूरे जिला में। पहले 15 अगस्त को भी प्रोग्राम हुआ करता था, 15 अगस्त के एक दिन पहले वो जिला प्रशासन टाउन हॉल में करवाती थी, जिसमें बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे आते थे, 2-2 बच्चे हर एक स्कूल से वो पार्टिसिपेट करते थे। ओपन क्यूज होता था, वहाँ पे भी फर्स्ट सेकंड थर्ड में हमेशा मैं रहा। तो एक शुरू से ही एक आदत थी इस तरीके के प्रोग्राम्स और इस तरीके के प्रतियोगिताएं जो भी आयोजित होता था जिला स्तर पे, उसमें पार्टिसिपेट करता था। मुझे 2 बार स्कॉलरशिप मिला है जो ट्रैक क्लब की तरफ से। आपको पता होगा डॉक्टर श्याम नारायण प्रसाद का नाम जानते हुए, शहर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, और एक डॉक्टर अरविंद जो आँख वाले हैं, दोनों ही 2 साल मुझे उस समय 100 रुपीज़ का स्कॉलरशिप था, 1 महीने 100 रुपीज़। अभी के डेट में देखो बहुत कम है, लेकिन ये 99 के आसपास शायद होगा, 98-99 में 100 रुपीज़ पर मंथ मुझे दे देते थे। हर मंथ में मैं जाता था और बस 100 रुपये केवल बात नहीं थी कि वो 100 रुपये देते थे, बाकी वो होता था कि उस जाने के बाद उनको बहुत अच्छा लगता था कि कुछ चीज़ें बताते थे। एमआर होता है ना, एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर्स को बहुत सारी चीज़ें देते हैं, तो मुझे गिफ्ट देते थे, उसको लेकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। और जो 100 रुपया मिलता था उसको मैं जमा करके, मुझे याद है कि एक स्पेक्ट्रम का गाइड आता था, अभी भी आता है, जो इसी लेवल के लिए लोग बहुत पहले रखते थे, आजकल उनका बहुत सारे मटेरियल हो गए हैं। यूनिक गाइड और स्पेक्ट्रम गाइड होता था, मोटा 450 रुपये का आता था उस समय। वो पैसे जमा करके मैंने उस समय स्पेक्ट्रम का गाइड खरीदा था सबसे पहले मैं उसको। तो वो सब चीज़ें ऐसा है जो कि मतलब बचपन से ही मुझे लगता था कि हाँ, इस तरीके के काम करने से आपके और जो चीज़ें हैं वो अच्छा हो सकता है। जब श्याम नारायण डॉक्टर श्याम नारायण से मैं 98-99 में था, उसके बाद मैं यहाँ ज्वाइन करने के बाद एक शादी समारोह में मैंने उनसे मिला, तो मैं जब उनको प्रणाम किया और ये बातें बताई तो वो खड़े होकर मुझे गले लगाए, और अरे यार तुम बताओ कितने दिनों की बात याद रख रहे हो। और आज ऐसी स्थिति बन गई है कि मैं उनके साथ रोज बैठता हूँ। मतलब एक क्लब है रोटरी क्लब, जिसमें बिहार शरीफ के जो बहुत ही अच्छे लोग हैं, मतलब चुनिंदा 60 लोग हैं, उनको रखा गया है मेंबरशिप में। मुझे भी उन्होंने इसलिए बुला करके उसके मेंबर्स बनाए, डॉक्टर रविंद्र और डॉक्टर श्याम नारायण। तो आज ऐसी स्थिति बन गई है कि जो भी मुझे मतलब प्राइज दिए और वो दिए, वो साथ बैठ करके बहुत सारे डिस्कशन करते हैं। तो
ये सब कारण रहा कि बचपन से जो चीज़ें मैं करते आ रहा हूँ वो मैं चाहता हूँ कि जो आज के बच्चे हैं वो करें, जो बेसिकली डेविएट हो गए हैं, कॉलेज नहीं जाते हैं या स्कूल्स नहीं जाते हैं, जिसके कारण से और जो चीज़ें वो सीख नहीं पाते। उनको बहुत सारे लोगों को लगने लगा कि कोचिंग क्लासेस ही सब कुछ है या फिर केवल टीचिंग ही बुक्स नॉलेज जो है वही सब कुछ है। वो ऐसा नहीं है, वो इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ ये सब काम आप जब करोगे तो फिर आपका मन बाकी चीज़ों में भी अच्छा लगेगा। तो बेसिकली यही हमारा जर्नी रहा। कुल मिलाकर जो भी चीज़ें मैंने सोचा वो कमों में सपोर्ट ही चला गया। मतलब बहुत ऐसा नहीं रहा कि हाँ मैं लगातार जो भी मैंने एग्जाम्स दिया लगभग एक बार में हो गया। हाँ मतलब यूपीएससी वाला में पार्टिसिपेट करता हूँ, यूपीएससी मानता हूँ कि वो मेरा कारण था। मैं कहीं फोकस होकर तैयारी किया। मैं अभी भी बोलता हूँ कि सिविल सर्विसेज के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस तैयारी और डिटर्मिनेशन, पेशेंस। और बहुत ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं है। इंटेलिजेंस या पढ़ने में तेज हो कोई मायने नहीं रखता है, बस आप फोकस हो, आप डिटरमाइंड हो और पेशेंट हो, आपको धैर्य है। यहाँ 2 साल 3 साल अच्छे से पढ़ाई करो, ये अगर आप में है तब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो तो बेहतर है। और ये मेरे में थोड़ा सा नहीं था, मतलब मैं थोड़ा सा डेविएट होता था, ये सब कुछ करना चाहता था। मैंने बताया ना कि मैंने लॉ में भी एडमिशन लिया, मैंने स्पेशल स्टडीज में भी एडमिशन लिया, सर्जरी में। तो ये मेरा सब प्रॉब्लम था कि चलिए भी कर लिया, चलिए भी कर लिया, चलिए भी कर लिया। मैं बहुत सारे पत्रकारिता में भी मैं जाना चाहता था। मैं IIMC में भी एक बार दिया, हो भी गया, लेकिन एडमिशन मैंने नहीं लिया। तो ये प्रॉब्लम के कारण से थोड़ा सा सिविल सर्विस की तरफ ध्यान नहीं किया। लेकिन उसका ये मेरे कभी वो नहीं रहा कि अच्छा नहीं हुआ या अच्छा कौन सा जॉब मुझे मिल गया है। मैं जो भी करता हूँ उस समय वो 100% देने की कोशिश करता हूँ। इसलिए जब मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिली, पढ़ाने लगा तो आगे मुझे मज़ा आने लगा। और जहाँ भी जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि हाँ 100% अपना दूँ। बहुत सारी और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बताऊँ तो बहुत सारा मैंने काम किया, बहुत सारे तरीके के बारे में कर सकता हूँ। एक बहुत जो मेरे लिए उपलब्धि है वो मैं जरूर शेयर करूँ। ग्रेजुएशन के बाद पहले RBI एग्ज़ाम लेता था, एक RBI स्कॉलर का। अभी भी कल मैंने भेजा है, किसी ग्रुप में देखा होगा, वो बीच में डिसकंटिन्यू कर दिया था, फिर से वो स्टार्ट किया दूसरे फॉर्म में। वो पहला हमारा एग्ज़ाम दिया था 2008 में जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। और वो RBI का फॉर्म आया था, मैंने बस ऐसे कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे देखा, उसमें फॉर्म भरने का कुछ पैसे नहीं लग रहे थे, लास्ट डेट था, मैंने फॉर्म भर दिया। RBI यंग रिसर्च स्कॉलर करके फॉर्म था। इसमें 3 महीने का RBI ऑफिस में, जो देश में केवल 20 ऑफिस हैं बहुत अच्छी जगह पे, वहाँ पे आपको रिसर्च करने का वो मौका दे रहे थे। उस पर ऑल इंडिया एग्ज़ाम हुए और एग्ज़ाम मैंने दिया। इकोनॉमिक्स के सारे सवाल थे, कॉमर्स के सारे सवाल थे, फिर भी मैंने एग्ज़ाम दिया। और एग्ज़ाम देने के बाद जब रिजल्ट मैंने देखा तो मेरा हो गया। और जब मेरा हो गया तो फिर उसमें और अचानक से देखा तो उसमें मुझे पता नहीं था कि रिजल्ट आ गया। मैंने ऐसे ही मेल चेक किया, मेल पे आया हुआ था कि RBI का तो आपका सिलेक्शन करूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशन करके आया हुआ सब। अगले ही दिन RBI कॉन्टैक्ट की डेट पार कर रहा था और ज्वाइन करना था। तो अगले ही दिन मैं RBI न्यू दिल्ली पहुँचा, क्योंकि मेरा सिलेक्शन RBI न्यू दिल्ली में हुआ था। RBI न्यू दिल्ली सिलेक्शन में टॉप रैंक वाले बहुत है, काफ़ी लोगों को, किसी को पटना भेजा, किसी को पणजी भेजा, किसी को भोपाल भेजा, किसी को नहीं भेजा। 11 लोगों का जो सिलेक्ट करके RBI न्यू दिल्ली में भेजा, क्योंकि मैं वहाँ पे दिल्ली में रहा तो मेरे लिए आसान था। और जब मैं वहाँ गया तो 11 में से 10 जो बच्चे थे मेरे अलावे, वो सब के सब इकोनॉमिक्स के थे या कॉमर्स बैकग्राउंड के थे। आई एम ओनली वन कि मेरा बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस था, मतलब नॉन इकोनॉमिक्स और नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का। अच्छा था। मैं वहाँ 3 महीना काम किया, मई से लेकर मई, जून, जुलाई, 14 अगस्त तक 3.5 महीना मैंने वहाँ पे काम किया। और RBI में काम करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि RBI का वर्क प्लेस जो है इतना अच्छा है कि आपको लगेगा कि हाँ कहीं पे आप रियल में काम कर रहे हो। और हम लोग गए थे एक रिसर्चर बनकर, RBI के लिए पहला हम लोग बैच थे जो कि उस तरीके के यंग जनरेशन को गया था। उस समय हमारा एज कितना हुआ, 17-19 हुआ, 18-19 ऐसा कुछ होगा। तो बहुत यंग थे और थे, बहुत बड़े बड़े ACM GM के साथ हम लोग काम कर रहे थे। तो जो मैनेजर तक का लेवल का जो आदमी था उसको भी घूमने की आज़ादी नहीं होती थी वहाँ पे, क्योंकि बहुत रिस्ट्रिक्शंस लागू वहाँ पे रहते थे। जैसे यहाँ पे लोग छपाई का जब काम चल रहा है यहाँ, लेकिन हम लोग एक मात्र जो अपना आई कार्ड लगा कर घूमते तो पूरा RBI में हम लोग घूमते थे, कोई लोग नहीं रोकने वाला नहीं होता था।
3 महीने हम लोग वहाँ पे काम किए। 3 महीने के बाद हम लोग को स्टाइपेंड मिला। स्टाइपेंड बहुत ज़्यादा नहीं था, 7,500 रुपये पर मंथ था। लगभग मुझे लगता है 21,000 रुपया हमको वहाँ पर मिला था। वहाँ फ्लैट में दिया था, जो कि आ जाएगा, वहाँ फ्लैट था, रहने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था थी। और 2 से 21,000 को बाकी घर से पैसे लेकर मैंने पढ़ना कंप्यूटर करना था। मैंने पहला लैपटॉप खरीदा था 35,000 रुपया उसी स्कॉलरशिप के पैसे से, हालांकि तो मैं चोरी हो गया। तो कुछ ऐसा उपलब्धि था जो कि पढ़ाई जो हम मेरा मेन पढ़ाई पॉलिटिकल साइंस और BA और MA करने वाला जो पढ़ाई था, या फिर कॉम्पिटिशन के एग्जाम्स देने वाली पढ़ाई, उससे अलग जाकर बहुत सारी ये चीज़ें जो मैंने किया, वो मुझे लगता है कि बेसिकली वो हमारी उपलब्धि है। वो हमने ऐसा किया जो कि ऑल इंडिया लेवल पे या फिर हमारे लेवल के जो इंसान हैं उसके बियॉन्ड जाकर हमने प्राप्त किया। तो उस चीज़ से जो कि आज की संतुष्टि देता है। जनरली बच्चे के पास भी कुछ क्वेश्चन है सर, तो मैं चाहूँगा कि आप उसका सॉल्यूशन दें। जैसे फेलियर और सक्सेस, ये आपने दोनों देखा है, मतलब आपने कई चीजें अचीवमेंट करती भी है और कई चीजें ऐसी भी थी कि हाँ आपको लगा कि हो सकता है कि ये नहीं होगा। तो सर ये दोनों को आपने हैंडल कैसे किया? मुझे लगता है फेलियर और सक्सेस होता ही नहीं है कुछ। फेलियर बेसिकली कुछ नहीं होता है। फेलियर क्या होता है कि आप कुछ एग्जाम्स देते हैं या कुछ चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, उस समय नहीं मिला, तो उसका ये मतलब नहीं कि आप असफल हो गए। बेसिकली एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से आप गुजरते हो, है ना। तो वो भी एक प्रोसेस का पार्ट है। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद सेकंड अटेम्प्ट जाते हो, सेकंड अटेम्प्ट के बाद थर्ड अटेम्प्ट जाते हो, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम फेल कर गए, है ना। और सक्सेस में भी मैं मानता हूँ कि कुछ सक्सेस नहीं होता कि हम आज कह सकते हैं कि हमारा लाइफ जो है वो सक्सेसफुल लाइफ है, नहीं कह सकता हूँ। इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं प्राप्त कर सकता हूँ, और केवल मैं ही नहीं, वो केवल सिविल सर्विसेज का भी कोई बंदा अगर है, मतलब IAS भी जो क्रैक कर गया, वो बोलता है अगर कि हमारा लाइफ अब सक्सेसफुल हो गया। बहुत लोग बोलते हैं हमारा ड्रीम अब ट्रू हो गया मेरा सपना पूरा। मुझे नहीं लगता कि कोई IAS बनने मात्र से, कोई DM बनने मात्र से उसकी ज़िंदगी पूरी ठीक हो गई, उसका सपना पूरा हो गया। हमेशा व्यक्ति को चाहिए कि जो भी वो कर रहा है वो आगे उससे कैसे बढ़े। अगर वो एक IAS बना है, तो बहुत सारे आप IAS को जानते हो गए, लगभग 4,500 से ज़्यादा IAS इंडिया में है, कितने लोगों का आप लोग नाम जानते हो।